नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां आज एक युगांतकारी मोड़ आया। बीएनपी के कद्दावर नेता तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से ठीक पहले अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपने विदाई भाषण में बिना नाम लिए भारत पर तीखे प्रहार किए हैं, जो भविष्य के रिश्तों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वहीं बात असम की करेंगे, जहां चुनावी आहट से सियासी पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। 32 साल पुराने कांग्रेसी भूपेन बोरा ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से, जिसके बाद से अब कांग्रेस की धड़कनें बढ़ गई हैं। सियासत की ये तपिश पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुकी है, जहां बीजेपी नेता नवनीत राणा ने मुर्शिदाबाद के मुद्दे पर टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग भारत की धरती पर फिर से बाबरी का नाम जिंदा करना चाहते हैं, उन्हें इस देश में कब्र के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। और अंत में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस अब कॉर्पोरेट स्टाइल में खुद को तैयार कर रही है। अब पिछले दिनों से हम जानते हैं कि कांग्रेस किस तरीके के हालात से जूझ रही है, और इसीलिए कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में पार्टी ने टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज किया है। अब इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका में हाई स्कूल हॉकी मैच के दौरान हुई गोलीबारी हादसे में 2 की मौत, शूटर ने खुद को मारी गोली। अमेरिका में 13 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय नागरिक वोडेला यशस्वी कोटापल्ली हुआ गिरफ्तार। अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था आरोपी के खिलाफ कई लंबित आपराधिक मामले दर्ज। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन का उड़ाया मजाक, कहा वो अपना पेट बढ़ा रहे हैं, सेना नहीं। भारतीय लड़की भी यौन अपराधी एप्स्टीन का हुई शिकार, नई फाइल्स में हुआ खुलासा। अमेरिकी अधिकारी मुआवजा देने के लिए तलाश रहे थे। अजीत पवार प्लेन क्रैश की जांच में जुटी एएआईबी और डीजीसीए ने कहा डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड का डेटा मिल गया है। भतीजे रोहित पवार ने साजिश की आशंका जताई। अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। बांग्लादेश में तारिक रहमान के पीएम पद की शपथ लेने से ठीक पहले अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने विदाई भाषण में भारत विरोधी तेवर दिखाए। यूनुस ने पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर राज्यों का जिक्र करते हुए बांग्लादेश को हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक घोषित कर दिया। उन्होंने भारत को परोक्ष चेतावनी देते हुए सम्मान और हितों के आधार पर संबंध रखने की बात कही। इतना ही नहीं, अप्रैल 2025 में चीन यात्रा के दौरान की गई भू राजनीतिक भाषा भी दोहराई। यूनुस ने रोहिंग्या संकट को टाइम बॉम्ब बताया और नई सरकार को ब्लू इकोनॉमी पर ध्यान देने की सलाह भी दे डाली। यूनुस ने अपने कार्यकाल को आजादी का दूसरा दौर बताते हुए शेख हसीना के शासन को एक राक्षस की संज्ञा दी। उन्होंने भारत का परोक्ष संदर्भ देते हुए कहा कि बांग्लादेश अब किसी अन्य देश के निर्देशों या सलाह को मानने वाला अधीन देश नहीं रहा। उन्होंने गर्व से घोषणा की कि उनका देश अब अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। दिलचस्प बात ये रही कि जहां उन्होंने नेपाल और भूटान का जिक्र बेहद दोस्ताना और सहयोगपूर्ण लहजे में किया, वहीं भारत को उन्होंने सम्मान और हितों के आधार पर संबंध की चेतावनी दे डाली। ये कूटनीतिक संकेत साफ है कि आने वाले समय में भारत बांग्लादेश संबंधों की डगर इतनी आसान नहीं होने वाली। विदाई की बेला में यूनुस ने भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान को रणनीतिक सलाह देते हुए कहा कि बांग्लादेश की किस्मत समुद्र और ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रबंधन और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने का सपना दिखाया। हालांकि उन्होंने रोहिंग्या संकट को राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए टाइम बम करार दिया। उन्होंने अफसोस जताया कि लंबे समय से इस दिशा में कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय पहल नहीं हुई है और ये जिम्मेदारी अब नई सरकार के कंधों पर है। असम विधानसभा चुनाव की आहट के बीच कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने अचानक इस्तीफा दे दिया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोरा को असम कांग्रेस का आखिरी हिंदू नेता बताते हुए दावा कर दिया कि बोरा ने उन्हें मंगलवार को शाम को 7 बजे चाय पर बुलाया है, जिसके बाद से अब उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। शर्मा ने उन्हें सेफ सीट से चुनाव जिताने का वादा भी कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बोरा को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। भूपेन बोरा ने कहा है कि उन्हें अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है और कल सुबह तक उन्होंने कांग्रेस से भी कमेटी से भी समय मांगा है। इस्तीफे की खबर मिलते ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हरकत में आ गया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद राहुल गांधी ने बोरा से करीब 15 मिनट तक बात की है। शाम होते होते जितेंद्र सिंह ने यह कहकर राहत की सांस ली कि बोरा ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, प्रद्युत
बोर दोलोई और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकैया जैसे दिग्गज नेता खुद बोरा को मनाने उनके घर पहुंचे। हालांकि कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। जितेंद्र सिंह के दावों के विपरीत भूपेन बोरा का कहना है कि उन्होंने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया। बोरा ने कहा कि मैंने कल सुबह तक का समय मांगा है ताकि मैं अपने परिवार और शुभ चिंतकों से बात कर सकूं। तो वहीं बीजेपी नेता नवनीत राणा ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने के विवाद पर सीधी चुनौती दे दी। हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के तहत बेलडांगा में 55 करोड़ की लागत से बाबरी मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं। अब राणा ने चेतावनी दी है कि जो लोग बाबरी का नाम फिर से जिंदा करना चाहते हैं, उन्हें भारत की धरती पर कब्र तक की भी जगह नहीं मिलेगी। बंगाल की राजनीति अब इतिहास के जख्मों और विवादित प्रतीकों के इर्द गिर्द सिमट गई है। उत्तर भारत में जहां सूरज की तपिश के साथ तापमान बढ़ रहा है, वहीं बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा के एक बयान ने देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। नवनीत राणा ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर ढांचा खड़ा करने की कोशिश कर रहे टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को ऐसी चेतावनी दी जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लेने के बाद नवनीत राणा के तेवर और भी कड़े हो गए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जो लोग भारत की धरती पर फिर से बाबरी का नाम जिंदा करना चाहते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि उन्हें इस देश में कब्र के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। उन्होंने संतों के संदेश का हवाला देते हुए कहा कि आज के दौर में हाथों में संतों की माला के साथ साथ अधर्मियों के लिए भाला होना भी बेहद जरूरी है। खुद को महाराष्ट्र की बेटी बताते हुए नवनीत ने चुनौती दी कि अगर बंगाल में बाबरी बनाने की हिमाकत की गई तो वो खुद वहां पहुंचकर हिंदू समाज की ताकत का एहसास कराएंगी। अब आपको समझाते हैं आखिर ये पूरा विवाद है क्या। दरअसल मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के बैनर तले एक विवादित प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका दावा है कि वो 11 एकड़ जमीन पर करीब 55 करोड़ की लागत से एक भव्य बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रही हैं, जिसमें एक साथ 12,000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, कबीर इस प्रोजेक्ट के लिए बाबरी यात्रा भी निकाल रही हैं, जिसे बीजेपी ने सीधे तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली साजिश करार दिया। नवनीत राणा के इस तीखे प्रहार के बाद विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई। विपक्ष का कहना है कि इस तरह के बयान समाज में तनाव पैदा करते हैं और ये चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश है। वहीं हुमायूं कबीर अपने फैसले पर अडिग हैं और उनका कहना है कि मस्जिद हर हाल में बनकर रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या विकास और मुद्दों की राजनीति के बीच बाबरी का ये जिन्न एक बार फिर देश की शांति में खलल डालेगा? क्या प्रशासन मुर्शिदाबाद में होने वाले इस निर्माण और उस पर हो रही बयानबाजी को समय रहते नियंत्रित कर पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की ये चिंगारी आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेती है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। एमपी कांग्रेस अपनी पैठ दोबारा से मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट स्टाइल अपना रही है। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मौजूदगी में कांग्रेस ने प्रवक्ताओं के लिए एक बड़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद योग्यता के आधार पर उन चेहरों को चुनना जो डेटा और रिसर्च के दम पर सत्ताधारी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सके। आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक की रखी गई है और चयन प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल उसमें बनाए रखने की बात भी कही गई है और ये त्रिस्तरीय होने वाला है और इसके बाद अंतिम फैसला दिल्ली स्थित हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। इस अभियान के तहत न केवल राज्य प्रवक्ता बल्कि रिसर्च कोऑर्डिनेटर और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए भी नियुक्तियां की जाएंगी। मीडिया विभाग के प्रमुख मुकेश नायक के अनुसार इस अभियान के जरिए पार्टी का लक्ष्य व्यापक है। इसके तहत 20 राज्य प्रवक्ता, कई मीडिया पैनलिस्ट और हर संभाग और जिले स्तर पर 2-2 प्रवक्ता नियुक्त किए जाएंगे। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने के लिए 2 पैनलिस्ट और विशेष रूप से एक अंग्रेजी मीडिया पैनलिस्ट की भी तलाश की जा रही है। जीतू पटवारी ने साफ कर दिया कि चयन के लिए मानदंड काफी कड़े होंगे। उम्मीदवार में कांग्रेस के सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा, समसामयिक मुद्दों पर गहरी रिसर्च की क्षमता और प्रभावी संवाद शैली का होना जरूरी है और इसके साथ ही उनके पास मीडिया मैनेजमेंट और तथ्यों को सही तरीके से पेश करने का हुनर भी होना चाहिए। चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने के लिए पार्टी ने त्रिस्तरीय योजना बनाई है। आवेदन मिलने के बाद सबसे पहले डिवीजनल लेवल पर इंटरव्यू लिए जाएंगे। इन इंटरव्यूज का मूल्यांकन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा नामित कोऑर्डिनेटर, टैलेंट हंट कमेटी के सदस्य और जिला अध्यक्ष मिलकर करेंगे, जबकि अंतिम फैसला दिल्ली स्थित हाईकमान द्वारा ही लिया जाएगा।
और इन्हीं तमाम खबरों के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।